माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर हमारे घर भी कूलर आ ही गया। बहू, इस गर्मी में तुझे सोने में काफी दिक्कत होती थी, ऊपर से तू गर्भवती भी है, अब तुझे परेशानी नहीं होगी। आज तो हम सब कूलर की हवा में सोएंगे, इसलिए हम इस कूलर को इसी बाहर वाले कमरे में ही रखेंगे। बेड पर तुम राजू को लेकर सो जाना बहू, और हम सब नीचे जमीन पर सो जाएंगे। इतना बोल पूरा परिवार कूलर चलाता है और गर्मी और पसीने से राहत पाता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और रात को जमीन पर बिस्तर लगाकर कूलर चलाकर सो जाते हैं। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि रात के 12 बजे उनका दरवाजा बजता है और पूरा परिवार उठ जाता है। माँ, आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है? वो तो दरवाजा खोलकर ही पता चलेगा। निशा के कहने पर रवि और विनोद जब दरवाजा खोलते हैं तो विनोद देखता है कि दरवाजे पर उसकी बहन सुमित्रा अपनी बहू पूजा और बेटे अंकित के साथ खड़ी है। अरे दीदी, आप इतनी रात को अपने परिवार के साथ, सब ठीक तो है? मामी जी, सब ठीक है। आप तो जानती हैं हमारा घर स्टेशन से कितना दूर है। हम शादी में जा रहे थे पर हमारी ट्रेन छूट गई। रात के 12 बज रहे हैं। आप तो गांव का माहौल जानती हैं, रात में गाड़ी कहाँ मिलती है, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके घर आ जाएं। आपका घर तो स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भैया, अंकित ने कल दोपहर की टिकट बना ली, हम सुबह निकल जाएंगे। अरे वाह मामा जी, आपने कूलर भी ले लिया। माँ जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, देखिए ना 12:30 होने को है, कुछ खाकर आराम कर लेते हैं हम। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। भाभी ज़रा मेरी बहू के लिए शरबत बना देना, और हाँ, अगर घर में आम रखा है तो वो भी काट कर दे दीजिए, और थोड़ा खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। घर आते ही सुमित्रा ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगती है। बेचारी गर्भवती निशा जब रसोई में खाना बनाने लगती है तो उसे पसीना आने लगते हैं और बेचैनी के साथ उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। एक तो बिन बुलाए मेहमान घर आ गए और इन्हें टाइम भी नहीं नजर आ रहा है। बहू तू रहने दे, जाकर कूलर की हवा में बैठ जा, उनके लिए खाना मैं बना दूंगी। शांति अपनी बहू को आराम करने को कहती है और खुद उन सब के लिए गर्मी में खाना बनाती है। फिर घर में आए बिन बुलाए मेहमान को कूलर में बिठाकर खिलाती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाना खा लेता है तो शांति उन्हें दूसरे कमरे में जाने को कहती है। मामी, उस कमरे में तो कूलर भी नहीं है, और आप तो जानती हैं हमारे घर में एसी लगी है। हमें कूलर में रहने दीजिए। एक रात की तो बात है, घर आए मेहमान के साथ आप ऐसा करोगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग इस कूलर में ही सो जाओ, हम लोग उस कमरे में चले जाते हैं। वो तो बहू गर्भवती थी ना, इसलिए शांति को बहू की चिंता ज्यादा होती है। पर दादाजी, कूलर तो हमारे आज ही लेकर आए हैं और अब इसमें मेहमान सोएंगे। कोई बात नहीं बेटा, बस एक रात की बात है। घर वालों के कहने पर राजू भी शांत हो जाता है। पूरा परिवार दूसरे कमरे में जाता है। उस कमरे का पंखा खराब था, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर नहीं सो पाता और हाथ पंखे से खुद को हवा करता है। और सुबह होते ही, मामी जी, आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग जा रहे हैं, लंबा सफर है, कुछ खाने को बना दीजिए और रायता लस्सी पैक कर दे दी तो अच्छा लगता। हाँ, मैं बस आपके लिए कुछ खीरे काट देती हूँ और घर में लस्सी रखी है, एक बोतल में पैक कर देती हूँ और नाश्ता बनाकर लाती हूँ। गर्मी से परेशान निशा सारी रात नहीं सोई थी और न ही उसका परिवार, पर फिर भी वो लोग सुबह उठते ही मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं और उनका खाना बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा भैया, अभी तो जाना होगा, अगर ट्रेन ना होती तो 2-4 दिन रुक जाती, पर आते हुए तुमसे मिलकर जाऊंगी। इतना बोलकर सुमित्रा अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद घर वाले कूलर चलाकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और एक बार फिर रात को जब पूरा परिवार मैंगो शेक बनाकर कूलर की हवा में पी रहा होता है तो उनके घर का दरवाजा बजता है। अब कौन हो सकता है इतनी रात में? माँ, इतनी भी रात नहीं हुई है, मैं देखता हूँ। इस बार जब रवि दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजे पर अपनी मौसी, उसकी बहू और अपनी मौसी की बेटी को देखता है। अरे मौसी जी, आप ऐसी हालत में भाभी और काजल के साथ आप लोग रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? आप अंदर रहिए, कूलर में बैठिए। सब अंदर आते हैं और कूलर में बैठते हैं। हाँ शोभा, क्या हुआ? दीदी कुछ नहीं, तुम तो जानती हो ना मेरा पति कितना शराब पीता है। अब तो मेरे बेटे ने भी शुरू कर दी। मेरी बहू गर्भवती है, बेटी की शादी सर पर है और इन लोगों ने हम पर हाथ उठाया और हमें घर से निकाल दिया क्योंकि हमने उन्हें शराब पीने से रोका। मौसा जी तो बड़ी बदतमीज है, पर भैया भी ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। शोभा तू रो मत, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तू यहीं रहना। क्या फिर से घर में बिन बुलाए मेहमान? मैं इस बार अपना कूलर किसी को नहीं दूंगा, मैं कूलर में ही सोऊंगा। राजू, कितनी बार समझाया ना, ऐसे नहीं बोलते, मेहमान भगवान का रूप होते हैं।
बहू, राजू सही तो कह रहा है, हमारी वजह से तुम लोगों को परेशानी हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। एक ही कूलर है घर में, इसीलिए कूलर के पास तुम मेरी बहू और राजू के साथ सो जाओ, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। क्योंकि शोभा खुद गरीब और काफी लाचार थी, इसलिए वो अपनी बहन की आर्थिक स्थिति समझने की कोशिश करती है। जिसके बाद निशा काजल और अनीता के साथ राजू को लेकर कूलर में सोती है, तो वही पूरा परिवार अपने कमरे में हाथ पंखा लेकर सोने की कोशिश करता है। कितनी गर्मी लग रही है मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है, आप इतनी लंबी लंबी सांस क्यों ले रही हैं? रवि, मैं तो भूल ही गई तेरी मौसी को सांस लेने की दिक्कत है, गर्मी इसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर ऐसी बात है शांति, तो तुम कूलर में नीचे जमीन पर काजल और राजू के साथ सो जाओ। मैं और रवि कमरे में ठीक है, बाहर इतनी जगह नहीं है कि पूरा परिवार सो सके। विनोद के कहने पर शांति ऐसा ही करती है। अब वो शोभा के साथ कूलर की हवा में सोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर शोभा को अपनी बहन पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, थोड़ी जरूरत है। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है और बहू की दवाई भी खत्म है, बहन से पैसे नहीं मांग सकती, अब मुझे नौकरी देखनी ही होगी इस गर्मी में। क्यों नहीं मांग सकती बहन ऐसे पैसे, और क्यों करनी है तुम्हें नौकरी? इतनी गर्मी हो रही है, घर में रहो। दीदी, रवि अकेला कमाने वाला है, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे काम करने दो। वैसे भी मेरी बहू भी गर्भवती है और निशा अपने हिस्से का सारा खाना मेरी बहू को दे देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाथ में पैसे न होने की वजह से शोभा को काफी परेशानियां हो रही थी, इसलिए वो भी काम करने लगती है। समय बीतता है और एक दिन कूलर में निशा अनीता बैठी थी। अनीता, रवि रात को तरबूज लेकर आए थे, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तुम तरबूज खा लो जब तक मैं मैंगो शेक बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं, मैं ये तरबूज नहीं खा सकती। आपने पहले ही अपने बदले की 15 दिन की दवाई मुझे दी, इसीलिए थोड़ा काम मुझे करने दीजिए। इतना बोल अनीता रसोई में मैंगो शेक बनाने के लिए जाती है। तभी स्कूल से रोता हुआ पसीने से लथपथ राजू आता है और किचन में जाता है। माँ, ये बिन बुलाए मेहमान कब जाएंगे? इन मेहमानों के चक्कर में पापा ने स्कूल की फीस नहीं भरी और आज मुझे स्कूल में डांट पड़ी। बेटा, उनकी मजबूरी है इसलिए वो यहाँ है, वरना वो कब का चले जाते। पर दादी, मेहमान कुछ ही दिन अच्छे लगते हैं और इन्हें तो 1 महीना होने वाला है। इनको बोलो यहाँ से जाए, मैं अपने कूलर इनसे और शेयर नहीं करूँगा। नीचे जमीन पर सोने की वजह से अब मेरी पीठ दर्द होती है और इतने लोग एक साथ कूलर में चिपक के सोते, गर्मी लगती है मुझे। राजू मेहमानों को घर से निकालने की जिद लेकर बैठ जाता है, जिस वजह से निशा परेशान होकर राजू को एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से में राजू कमरे में जाता है और शोभा के आते ही कहता है, आप गंदी दादी हो, आपकी वजह से माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, आप चले जाओ या तो फिर अपना कूलर लेकर आओ। राजू, तू सच में बहुत बदतमीज हो गया है, सही किया निशा ने तुझे थप्पड़ मारकर। नहीं रवि, ऐसा मत बोलो, वो बच्चा है, अभी 7 साल का ही तो है, उसे भी गर्मी लगती है। मुझे आज तनख्वाह मिल गई है जिसमें से कुछ पैसों का मैं दवाई और कुछ जरूरत की चीज लेकर आ गई। मेरे पास कुल 1500 रुपए रखे हैं, इससे कूलर तो नहीं आ सकता, पर तुम टेबल फैन ले आओ। आएगा तो इस घर में अब एक और कूलर। रवि, तेरे पास कुछ पैसे रखे हैं ना, कुछ पैसा अपनी मौसी से लेकर एक और कूलर लेकर आ। अब न चाहते हुए भी रवि अपनी मौसी से कुछ पैसे लेकर एक और कूलर लेकर आता है, जिसके बाद उन्हें अब कोई परेशानी नहीं होती। समय गुजरता है और एक रात अर्पित रोता हुआ रवि के घर आता है और अपने परिवार से माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। उस दिन तुम्हें काजल को और अनीता को मार के भगाने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने मेरी शिकायत कर दी और मुझे पुलिस जेल ले गई, जहाँ 1 महीने तक मैं जेल में रहा। पुलिस के डंडे खाकर होश ठिकाने आ गए। अब मैं दवाई ले रहा हूँ, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ घर चलो, पापा की शराब भी मैं ही छुड़ाऊंगा। मौसा जी, मौसी जी, आप लोगों का शुक्रिया मेरे घर वालों का ख्याल रखने के लिए, पर अब समय आ गया है कि अब आपके घर से बिन बुलाए मेहमान वापस जाए। इस तरह अर्पित अपने परिवार को वहां से ले जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार अलग अलग कमरे में कूलर चलाकर आराम से सोते हैं। चलो, घर का काम तो खत्म हुआ, अब एसी चालू कर देती हूँ। माँ जी, पिताजी, आशुतोष, विनोद, सब आ जाइए, मैंने एसी चालू कर दिया है। कितना सुकून मिल रहा है एसी की ठंडी हवा में आकर। पता है, मैंने तो आज सबके लिए आम पन्ना भी बनाया है। आप लोग बैठिए, मैं आम पन्ना लेकर आती हूँ। ज्योति रसोई में जाती है और सबके लिए फ्रिज से ठंडा ठंडा आम पन्ना निकाल कर लाती है। इस गर्मी के मौसम में एसी की ठंडी हवा के सामने बैठकर पूरा परिवार सुकून से आम पन्ना पीता है।
आधा घंटा हो गया एसी चलाए हुए। चल बहू एसी बंद कर दे, रात को भी तो चलाना है। आधे घंटे के लिए कौन एसी चलाता है माँ? अगर चलाना है तो पूरे टाइम क्यों नहीं चलाते? और वैसे भी अब मैंने सोच लिया है, मैं अपने कमरे में एक एसी लगवाऊंगा। एसी होने की वजह से हम सभी को एक साथ हॉल में सोना पड़ता है और मुझे सबके साथ नहीं सोना। क्या बात है देवर जी, पहले तो आपको एसी में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो हम सब ने जब से हॉल में एसी लगवाया है तब जाकर आपको एसी में बैठने की आदत हुई है, और अब आप खुद अपने कमरे में एसी लगवाने की बात कर रहे हैं। कहीं कोई एसी वाली गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई आपकी, जिसे एसी में रहना काफी पसंद हो? भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। हर मिडिल क्लास परिवार की तरह ये मिडिल क्लास परिवार भी दिन में सिर्फ 2 ही वक्त एसी चलाता था, एक दोपहर और एक रात में सोने के वक्त, वो भी सिर्फ 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि घर का बिजली का बिल भी ज्यादा ना आए और एसी की ठंडी हवा भी खाने को मिले। आशुतोष घर से निकलकर सीधा अपनी गर्लफ्रेंड कोमल से मिलने के लिए एक कैफे में जाता है। थैंक गॉड तुम आ गए, वरना मुझे तो लगा था कि तुम्हारे इंतजार में मुझे एक और कोल्ड कॉफी पीनी पड़ेगी। वैसे आशुतोष, तुमने अपने घर में मेरे बारे में बताया या नहीं? अभी तो मैंने नहीं बताया है, सोच रहा हूँ सही वक्त आने पर बताऊं। तुम सही वक्त का इंतजार करते रहो। पता है मेरे पापा मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं। अगर उन्हें कोई हमारे जैसा ही अमीर बिजनेसमैन घर का कोई लड़का मिल गया ना, तो भूल जाओ कि तुम्हारी मेरी शादी होगी फिर इस जन्म में। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कोमल, तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। मैं आज ही जाकर माँ पापा से इस बारे में बात करता हूँ। आशुतोष जहाँ एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो वहीं उसकी गर्लफ्रेंड कोमल काफी अमीर परिवार से थी। अमीर घर में अपनी गर्लफ्रेंड का रिश्ता न हो जाए इस डर से आशुतोष घर आता है और खाना खाते हुए अपनी अमीर गर्लफ्रेंड के बारे में सभी को बताता है। तभी तो मैं सोचूं कि रात रात भर छत पर आशुतोष किससे कॉल पर बात करता है। लड़की अगर तूने पसंद ही कर ली है और अच्छे घर से भी है तो हम क्या कहें। लड़की के माता पिता से बात करके हमें एक दूसरे से मिलवाओ। अपनी माँ की बात सुनकर आशुतोष काफी ज्यादा खुश होता है और अब अगले दिन ही कोमल को सारी बात बताता है। कोमल के पेरेंट्स और आशुतोष के पेरेंट्स एक दूसरे से मिलते हैं और जल्दी उनका रिश्ता फिक्स हो जाता है और कुछ दिनों में आशुतोष और कोमल की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद कोमल अपने ससुराल आती है। गृह प्रवेश के बाद कोमल सीधा हॉल में सोफे पर जाकर बैठ जाती है और देखती है कि इतनी गर्मी में भी हॉल में लगा हुआ एसी नहीं चल रहा है। ओ गॉड, कितनी ज्यादा गर्मी है, आप लोगों ने एसी क्यों नहीं चला रखा है? जल्दी से प्लीज एसी चलाइए। अपनी देवरानी के कहने पर ज्योति एसी चला देती है। एसी के चलते हुए तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया था, जिसे देख ज्योति जैसे ही एसी बंद करती है। जेठानी जी, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मुझे कितनी गर्मी लग रही है? मैंने शादी का इतना हैवी जोड़ा पहन रखा है, आप प्लीज एसी चलाइए। कोमल की बात सुन ज्योति को गुस्सा तो आता है, लेकिन अपनी नई देवरानी को ज्योति कुछ नहीं कहती और दोबारा से एसी चला देती है। ऐसे ही शादी की सारी रस्में खत्म होती हैं और रात को कोमल अपने कमरे में जाती है। कोमल देखती है कि कमरे में कहीं पर भी एसी नहीं लगा, सिर्फ कूलर और पंखा है। ये देखकर, आशुतोष, तुम्हारे कमरे में एसी नहीं है? तुम्हें पता है ना कि मुझे बिना एसी के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मेरे घर में 10 एसी थे, पता है ना? कोमल, मैंने कोशिश तो की थी कि मैं शादी से पहले अपने कमरे में एसी लगवा लूं, लेकिन शादी में इतना खर्चा हो गया कि एसी लगवाने के पैसे ही नहीं बचे। हमारे पूरे घर में एक ही एसी है और वो भी हॉल में लगा हुआ है। आज हमारी सुहाग रात है, लेकिन इस गर्मी में सुहाग रात से अच्छा है कि मैं हॉल में जाकर सो जाऊं। कोमल चादर तकिया उठाती है और सोने के लिए हॉल में पहुंच जाती है, जहां पहले से ही सभी लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। कोमल को देख सभी लोग, कोमल, आज तो तुम्हें आशुतोष के साथ होना चाहिए था। तुम तकिया चादर लेकर हॉल में क्या कर रही हो? जेठानी जी, मैं इतनी गर्मी में उस कमरे में नहीं सो सकती। मैं भी आप लोगों के साथ यहीं हॉल में सो रही हूँ। इससे पहले कोमल को कोई कुछ कहता, कोमल हॉल में इसी के सामने सो जाती है। पर ये सबको काफी अटपटा लगता है और कोमल के साथ ससुर और जेठानी जेठ हॉल में सोने के बजाय अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन कोमल सुबह उठती है और जैसे ही नहाकर अपने बाथरूम से बाहर निकलती है। ठंडे पानी से नहाया, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे गर्म पानी के झरने से बाहर निकली हूँ। इनके तो बाथरूम में भी कितनी गर्मी है। कोमल बड़बड़ाते हुए तैयार होती है और किचन में आकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। जेठानी जी, आप इतनी गर्मी में किचन में खाना कैसे बना लेती हैं? मैं तो कभी किचन में 10 मिनट से ज़्यादा टिक ही नहीं पाती। हमारे घर में तो हर जगह एसी लगा हुआ था, रूम, हॉल, यहाँ तक कि किचन में भी। यूँ समझ लीजिए कि मैं 10 एसी में रहने वाली लड़की हूँ। कोमल, तुम एक अमीर परिवार से हो और ये एक मिडिल क्लास परिवार है। मिडिल क्लास परिवार में एक एसी होना ही काफी बड़ी बात होती है। 10 एसी की आदत अब छोड़ दो। और कौन सा तुम्हें पूरा दिन रसोई में खड़े होकर खाना बनाना है? जेठानी जी, मैं इतनी गर्मी टॉलरेट नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
कोमल अपने कमरे में जाती है और जल्दी से अपना फोन निकालकर एसी ऑर्डर करती है और अगले दिन ही कोमल में ससुराल में 1-2 नहीं पूरे 4 नए एसी आते हैं, जिसे देख सभी काफी हैरान थे। ये यहाँ इतने सारे एसी कहाँ से आए? किसने मंगवाए हैं ये एसी? अरे माँ जी, ये एसी मैंने मंगवाए हैं। मैंने आप लोगों से कहा था ना कि मुझे बिना एसी के रहने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसीलिए। और फिक्र मत करिए, इसके सारे पैसे मैंने अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से भरे हैं। कोमल वो चारों एसी अपने कमरे में लगवा लेती है, जिससे अब कोमल को रात में सुकून की नींद आती है। तो वहीं कोमल दिन भर अपने कमरे में ही एसी की ठंडी हवा में बैठी रहती है। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर जाते हैं। कोमल शाम के वक्त बालकनी में खड़ी होती है। यहाँ की बालकनी में भी बिल्कुल ठंडी हवा नहीं चल रही। काम करती हूँ, यहाँ पर भी एसी लगवा लेती हूँ। कोमल बिना कुछ सोचे समझे एक और एसी ऑर्डर करती है और अब बालकनी में भी एसी लगवा देती है, जिसे देख कोमल की जेठानी, कोमल तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम जानती हो ना कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अब तुम भी इसका हिस्सा हो। पहले तो तुमने 4 एसी मंगवाए और चारों अपने कमरे में लगवा लिए, और बालकनी में भी। भला बालकनी में एसी कौन लगवाता है? इतनी गर्मी लगती है तो फ्रिज के अंदर जाकर बैठ जाओ। भाभी, आपको क्या प्रॉब्लम है? पैसे मेरे पापा के हैं, मैं आपके पति की जेब से पैसे नहीं ले रही हूँ। मैं तो तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ, वरना तुम्हारा बस चले ना अपने बाथरूम में भी तुम एक एसी लगवा लो। अरे वाह भाभी, आपने तो काफी अच्छा आइडिया दिया है। कोमल और फिर से एक नया एसी लेकर आती है और उसे अपने बाथरूम में फिक्स करवा लेती है। ये सब देखकर, कोमल बहू, ये सब क्या है? हम जानते हैं कि तू अमीर परिवार से है, बचपन से ही तू 10 एसी में पली बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू एसी पर एसी मंगवा। सिर्फ एक एसी मंगवा कर अपने कमरे में लगवा लेती, लेकिन तूने तो अपने कमरे को ही कश्मीर बना दिया और बाथरूम में भी एसी। भला बाथरूम में एसी कौन लगवाता है? अरे माँ जी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हॉल में भी और 2-3 एसी लगवा लूंगी और किचन में भी एसी लगवाने की सोच रही हूँ, जिससे मैं और जेठानी जी किचन में भी खड़े होकर खाना बना सके। और ये सब मेरे पापा के तो पैसों का ही है, तो फिर टेंशन किस बात की? अपने पिता के पैसों का रौब दिखाते हुए कोमल धीरे धीरे कमरे में 4 एसी से लेकर एक एसी बालकनी, बालकनी से लेकर एक बाथरूम, बाथरूम और बाथरूम से लेकर घर के हॉल में 3 और एक किचन में भी एसी लगवा लेती है। और अब कुल मिलाकर कोमल ने अपने ससुराल में 10 एसी लगवा लिए थे, जिससे अब कोमल हर कोने में बैठकर एसी की ठंडी हवा खाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और आज 1 महीने के बाद जब घर का बिजली का बिल आता है तो उसे देख सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, 20,000 रुपए बिजली का बिल आया है। ज्योति बहू, ये सब क्या है? मुझे क्या बोल रही है माँ जी? मेरी 10 एसी वाली देवरानी को बोलिए, उन्होंने ही लगवाया है घर में एसी। और हाँ, मेरे पति तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे, जिसने एसी लगवाया है वही भरे बिजली का बिल। हाँ, तो भर देंगे मेरे पति, उनके पास पैसों की कमी नहीं है। बेचारे आशुतोष को जितनी भी सैलरी मिलती थी वो सब बिजली का बिल भरने में ही निकल जाती है, और अब आशुतोष के पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचती, जिसे कोमल को भी खर्च के लिए पैसे नहीं मिल रहे थे। और अब वो पैसे मांगने के लिए जब अपने पिता राघव को कॉल करती है। कोमल बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ी जिम्मेदार बनो। मेरे क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए थे, लेकिन वो सब तुमने एसी खरीदने में ही उड़ा दिए। अरे हम अमीर हैं, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि मैं तुम्हें पैसे देता ही रहूं। तुम्हारे पीछे तुम्हारी 2 बहनें हैं और मुझे उनका भी ख्याल रखना है, उनको भी देखना है। और अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो तुम खुद क्यों नहीं जॉब कर लेती? पढ़ी लिखी हो, गवार थोड़े ना हो। इतना कहकर राघव कॉल कट कर देता है। अपने पिता की बात सुनकर कोमल काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि तभी कोमल देखती है कि उसका पति आशुतोष अपने भाई से खर्चे के लिए पैसे मांग रहा है। ये देख भैया, किराए के लिए 1,000 रुपए दे दो, अगले महीने दे दूंगा। हाँ भाई, ये 2,000 रख, और थोड़ा भाई अपनी बीवी को समझा। मेरी वजह से इन्हें कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। घर में सुबह माँ जी ने जब घर खर्च के लिए पैसे मांगे तो इनके पास 10 रुपए तक नहीं थे, और अब ये अपने भैया से पैसे मांग रहे हैं। ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। आखिरकार कोमल की अकल ठिकाने आती है और वो सारी जगह से एसी निकलवा कर उन्हें सेल कर देती है और सारे पैसे लाकर अपने पति को दे देती है। अब घर में सिर्फ हॉल और कोमल के कमरे में ही एक एसी था और कोमल इसी में ही अपना गुजारा करना सीखती है।